Hello everyone. Bachche, now we need to start with lexicographic utility function. Write down lexicographic utility function. अब लेक्सिकोग्राफिक यूटिलिटी फंक्शन होता क्या है? उसका कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है बट एक डेफिनेशन है. सो डेफिनेशन लिखो बच्चे. और वो डेफिनेशन मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ साथ लिखवाते जाऊंगा. अब हम सबको पता है कि अभी के लिए हम दो गुड मॉडल में वर्क कर रहे हैं. हमारे पास गुड एक्स है और गुड वाई है. सपोज करो हम जो डेफिनेशन लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं, एक्स इज प्रेफर्ड ओवर वाई लेक्सिकोग्राफिकली. एक्स इज प्रेफर्ड ओवर वाई लेक्सिकोग्राफिकली. इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? तो वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम. ठीक है, तो फोकस ये है, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं. अगर ये इनइक्वालिटी रिवर्स होगी तो ये डेफिनेशन वर्क नहीं करेगी. ठीक है, तो किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं हम? कि जब हम ये बोल रहे हैं एक्स इज प्रेफर्ड ओवर वाई लेक्सियोग्राफिकली, देन व्हाट इज द डेफिनेशन? अब हम बोल रहे हैं कि देयर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई. अब हम बोलते हैं कि सपोज करो कि दो बंडल्स हैं, एक है बंडल ए, एक है बंडल बी. बंडल ए के अंदर आपको कुछ एक्स मिलेगा, कुछ वाई मिलेगा. बंडल बी के अंदर, इसको इक्वल टू साइन लिख लो, आपको कुछ एक्स मिलेगा, कुछ वाई मिलेगा. ठीक है, और अभी के लिए हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि ये जो x1 है और ये जो x2 है वो डिफरेंट है, ये जो y1 है, ये जो y2 है वो डिफरेंट है. ठीक है, अभी के लिए ज्यूम कर रहे हैं हम, बट बाद में एजम्पशन को रिलैक्स करेंगे जब डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो. ठीक है, अब लिखो यहाँ पे केस 1 बच्चे. राइट ऑन. इफ x1 is more than x2 irrespective of y. If x1 is more than x2 irrespective of y, इसका मतलब क्या? अगर ये मैं बोल रहा हूं, एक एग्जांपल देते हैं चलो. अ, आपके पास जो बंडल ए है वो है 10,5 और जो बंडल बी है वो है 2, लेट्स से 100. क्या मुझे एक बात बताओ, ए के लिए हम x1 लेके चल रहे हैं जो कि हमारा है 10, बी के लिए x2 लेके चल रहे हैं जो कि हमारा है 2. क्या हम बोल सकते हैं x1 इज मोर देन x2 यहाँ पे? बिल्कुल, बिकॉज 10 इज मोर देन 2. अब जब भी ऐसी कंडीशन मिलेगी, मुझे y को नहीं देखना, तो y के लिए मैं रेडिश यूज कर रहा हूं. आई डोंट वांट टू सी y. मुझे y को नहीं देखना. जैसे ही मुझे पता लग गया कि x1 इज मोर देन x2 है और मेरा x इज लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफर्ड ओवर y है, मैं अभी के लिए y को नहीं देखूंगा, इसलिए मैंने लिखा रिस्पेक्टिव ऑफ y. ठीक है, नाउ अगर जब भी ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे मुझे x ज्यादा मिलेगा, जहां पे भी, y की टेंशन छोड़ दो, जहां पे भी x ज्यादा मिलेगा, उस केस में आप वो वाला बंडल कंज्यूम करोगे जहां पे x ज्यादा है. तो यहाँ पे हम कौन सा बंडल कंज्यूम करेंगे? बंडल एक, जहां पे भी x ज्यादा है. अब देखो यहाँ पे y 100 था, फिर भी हम इसको नहीं ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम x को देख रहे हैं सिर्फ. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? इफ x1 इज मोर देन x2 irrespective of y, then the consumer choose bundle A. Then the consumer choose bundle A. ब्रैकेट में लिखना where x is more. Where x is more irrespective of y. मुझे y को नहीं देखना, मुझे x को देखना है. ठीक है बच्चे, ये हुआ केस 1. केस 2 लिखते हैं. देखो, इफ x1 इज लेस देन x2. अब बताओ, और यहाँ पे देखो irrespective of y. इसका मतलब क्या? a की बात करते हैं, जो कि x1 था उसको ले लेते 10 एंड इसको 5.
बी की बात करते हैं, इसको लेते हैं 11 एंड इसको लेते हैं 0। क्या मैं बोल सकता हूं x1 जो है मेरा वो 10 है, x2 मेरा 11 है और x1 इज लेस देन x2। बिल्कुल, बिकॉज 10 इज लेस देन 11, ये तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ y, मुझे y को नहीं देखना बच्चे, तो मुझे इसको नहीं देखना। ठीक है, अब बताओ को x कहाँ पे ज्यादा है? सर बंडल बी में ज्यादा है। ऑल आप देख रहे हो बंडल बी में y की वैल्यू क्या है? 0। बट मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बंडल कंज्यूम करूंगा? जहां पे x ज्यादा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कंज्यूमर, द कंज्यूमर will consume or will choose whatever you want to write bundle B where x is more irrespective of y, ब्रैकेट में where x is more irrespective of y। ठीक है बच्चे, अब लिखो केस थ्री में हम क्या बोल रहे हैं? if x1 is equals to x2। अब सोचो एक कंडीशन आ गई है कि दोनों बंडल्स में x सेम है। नाउ वी नीड टू चेक y। Then write down case 3.a. If y1 is more than y2, the consumer will choose bundle A. The consumer will choose bundle A। एक इसका भी न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो A है मेरा 10,2 या इसको 20 मान लो। B है मेरा 10,15। अब मुझे एक चीज का आंसर बताओ, क्या दोनों जगह आपका x सेम है? बिल्कुल है, तो ये वाली कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट y कहाँ पे ज्यादा है? सर y बंडल ए में ज्यादा है, क्योंकि बंडल बी में वो 15 है, राइट? तो क्योंकि अब x सेम है, तो मैं y को देख रहा हूँ, क्योंकि y बंडल ए में ज्यादा है, इसलिए कंज्यूमर बंडल ए को चूज करेगा। ठीक है बच्चे, ऐसे ही 3.b लिखो। इफ y1 इज लेस देन y2, कंज्यूमर विल चूज बंडल बी, और इसको न्यूमेरिकल लिखो 10,20। और बी के लिए लिखो बच्चे 10,25। अब देखो यहाँ पे एक सेम है 10 एंड 10, बट वाई किस में ज्यादा है? बंडल बी में, जो कि 25 है बंडल में और 20 है बंडल ए में। तो कंज्यूमर क्या चूज करेगा? बंडल बी। क्लियर है बच्चे? अब मैं आपके लिए 30 सेकेंड वेट कर रहा हूँ, मुझे बताओ क्या ये डेफिनेशन अब अभी तक आपको क्लियर है? नहीं है तो मैं आपसे आपको फिर से समझाऊंगा बच्चे। परफेक्ट, ठीक है। अब आपका एक ना यहाँ पे होमवर्क है। अभी हमने जो डेफिनेशन लिखी थी वो लिखी थी एक्स इज प्रेफर्ड ओवर वाई के लिए, लेक्सिकोग्राफी के लिए। अब होमवर्क क्या कहता है आपको? वाई इज प्रेफर्ड ओवर एक्स की डेफिनेशन लिखनी है लेक्सिकोग्राफिकली। तो इसका मेन मतलब समझते हैं। जब हम बात करते थे एक्स इज प्रेफर्ड ओवर वाई की, तो जो कंज्यूमर है वो क्या दिखता था? वो दिखता था कि मेरा एक्स कहाँ पे ज्यादा है, x1 में, x2 में। जहां पे भी एक्स ज्यादा होता था वो उस बंडल को चूज करता था। फिर हमने क्या देखा, जब ये दोनों इक्वल हो गए, तो फिर वो देख रहा है कि मेरा y कहाँ पे ज्यादा है, y1 या y2 पे। तो अगर x सेम है तो y देखेंगे, और अगर y1 ज्यादा है तो कंज्यूमर बंडल ए को चूज करता था, y2 ज्यादा है तो कंज्यूमर बंडल बी को चूज करता था। सिमिलरली आपको सेम स्टोरी अब y इज प्रेफर्ड ओवर x के लिए बनानी है। स्टार्ट कहां से करोगे? इफ y1 इज मोर देन y2, देन इफ y1 इज लेस देन y2। थर्ड, इफ y1 इज इक्वल्स टू y2, तो यहाँ पे लिखोगे इफ x1 इज मोर देन x2, यहाँ पे इफ x1 इज लेस देन x2। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट केस बनाओगे।
और y की डेफिनेशन लिख के मुझे भेजोगे बच्चे, ठीक है? अब हमने बात करी डेफिनेशन की। अब नेक्स्ट आता है कि सर इसका आईसी कैसे बनाएंगे? सो राइट डाउन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि यहाँ पे कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है तो एमआरएस निकालना तो मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो ऐसे केस में अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कोई भी यूटिलिटी फंक्शन गिवन होगा तो आप आईसी कैसे बनाओगे, तो वो भी आप सीखोगे यहाँ पे। और स्पेसिफिकली फॉर लेक्सियोग्राफिक हम आईसी कैसे देखते हैं, कैसे बना रहे हैं, वो भी आप सीखोगे बच्चे यहाँ पे। कोशिश करना अभी सिर्फ मुझे देखने की, और इसकी बाद में आप रिकॉर्डिंग देख के आप इसको दोबारा से भी कर सकते हो। बट अभी मेरे साथ मत बनाना बच्चे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इसको ढंग से समझो। हमारे पास एक्स और वाई है। हम यहाँ कहीं एक मिड पॉइंट ले लो, हम यहाँ से स्टार्ट करना कर रहे हैं। इसको मैं बोल रहा हूँ ये मेरा x1 है, इसको ये मैं बोल रहा हूँ ये मेरा y1 है, और मैं बोल रहा हूँ ये मेरा पॉइंट ए है। अब इन डिफरेंस कर्व बनाने के लिए मुझे डिफरेंट पॉइंट चाहिए या डिफरेंट बंडल चाहिए जहां पे मुझे सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही हो, है ना? इन डिफरेंस कर्व बनाने के लिए मुझे डिफरेंट बंडल चाहिए जहां मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही हो। अब मुझे देखना है कि मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कहाँ मिल रही है। सपोज करो पॉइंट ए के एकदम मैं ऊपर चला गया, आप इसको पॉइंट बी बोल सकते हो। अब पॉइंट ए में x1 कॉमा y1 है, पॉइंट बी में क्योंकि स्ट्रेट ऊपर है, x1 तो वही है, बट यहाँ पे y2 है, तो इसको हम नाम देते हैं y2 का। हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं x इज प्रेफर्ड ओवर y के लिए। एक बात बताओ, क्या यहाँ पे x सेम है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सेम है। तो हमें किसको देखना है अब? y को देखना है। y किस में ज्यादा है, a या b? आप बोलोगे सर b। तो अगर y b में ज्यादा है, एज अ कंज्यूमर अगर आप एक्स इज प्रेफर्ड ओवर वाई को चूज कर रहे हो, तो आप किसको प्रेफरेंस ज्यादा दोगे, बंडल ए को या बंडल बी को? आप बोलोगे सर क्योंकि दोनों जगह एक सेम है, बट बंडल बी में वाई ज्यादा है, इसीलिए मैं बंडल बी को प्रेफरेंस दूंगा सर। अगर आप बंडल बी को प्रेफरेंस दे रहे हो तो ये दोनों बंडल, बंडल ए और बंडल बी, सेम नहीं हुए। सेम नहीं हुए का मतलब क्या? बंडल ए और बंडल बी से मुझे सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी नहीं मिल रहा है। तो मैं कहीं पे भी ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइन की तरफ आईसी तो नहीं बना सकता हूं, क्योंकि मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है अगर मैं वर्टिकल लाइन बना लेता हूं तो। अब कंपेयर करते हैं ए और लेट्स से इसको नाम देते हैं पॉइंट सी। थोड़ा सा और ऊपर बना लेते हैं, यहाँ पे y2 किस पे बनाते हैं, पॉइंट सी। इसको नाम दो x2 कॉमा y2, और यहाँ पे आप मार्क कर लो बच्चे x2। ध्यान से देखो, x2 क्योंकि ये रहा x2, y2 क्योंकि ये रहा y2 आपका, ठीक है? आपको हमेशा कंपेयर करना है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, पॉइंट ए से। आप बताओ किस में x ज्यादा है? आप बोलोगे सर पॉइंट सी में x ज्यादा है, और क्योंकि हम x इज प्रेफर्ड ओवर y कर रहे हैं, इसीलिए मुझे c से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। क्योंकि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, आपको सी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि इस डायरेक्शन में भी मैं कोई आईसी नहीं बना सकता। अगर मैं ए और सी को ज्वाइन कर देता हूं तो आईसी नहीं कहलाए जाएंगे, क्योंकि ए और सी से मुझे डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, नाम दो इसका पॉइंट डी, x2 कॉमा y1। सेम यहाँ पे भी है सर, x2 ज्यादा है x1 से, इसलिए बंडल डी से मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी एज कंपेयर टू बंडल ए। यहाँ पे भी डिफरेंस कर्व नहीं बना सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, पॉइंट ई नाम दे दो,
x2 वही है, बट यहाँ पे y3 मार्क कर लो। ए और ई को कंपेयर करो, x ज्यादा मिल रहा है आपको, ए में x1, सीई में x2, x ज्यादा मिल रहा है, इसलिए आप ए और ई को भी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ई में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। एक पॉइंट यहाँ ले लो, एफ नाम दे दो इसको। अब देखो ये वर्टिकल है नीचे एकदम, तो x1 तो वही है, बट ये y3 है। अब देखो ध्यान से, x तो वही है, बट ए में y ज्यादा है, दिख रहा होगा आपको y1। इसलिए अगर मैं ए और एफ को ज्वाइन करता हूं, तो मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे भी। पॉइंट जी ले लो, इसको नाम दो x3 कॉमा y3। अब ए और जी को कंपेयर करो, आप क्या बोलोगे? सर, जी में हमें कम यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि जी में हम कम एक्स कंज्यूम कर रहे हैं एज कंपेयर टू ए। तो यहाँ पे भी इंडिफरेंस कब नहीं बन सकता। पॉइंट एच ले लो, यहाँ पे x3 कॉमा y1 ले लो, सेम x3 लेसर है x1 से, तो यहाँ पे भी इंडिफरेंस कर्व नहीं बन सकता। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, आई नाम दे दो उसको, x3 y2। यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है कि सर x3 लेसर है x1 से, तो यहाँ पे भी इंडिफरेंस कर्व नहीं बन सकता। तो बच्चे, आप सारी दिशाओं में घूम के आ चुके हो, आपको कहीं भी ऐसा दूसरा पॉइंट नहीं मिल रहा कंपेरेटिवली टू ए जो कि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे जो ए दे रहा है। आपको ऐसे जरूर पॉइंट मिल रहे हैं जहां पे सेटिस्फैक्शन कम या ज्यादा है, बट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे केस में हम आईसी ड्रॉ नहीं कर सकते, जो अभी हम रेगुलर केसेस में कर पा रहे थे। तो यहाँ पे नोट लिखो और लिखो, इन द केस ऑफ लेक्सोग्राफिक प्रेफरेंस, in the case of lexicographic preference or in the case of lexicographic utility, ICs are indifference curve are, or ICs are, in the case of lexicographic preference or lexicographic utility, ICs are singleton set, singleton sets, ICs are singleton sets। हर एक पॉइंट अपने आप में एक आईसी है, इसलिए बोल रहे सिंगलटन सेट्स। ये पॉइंट ए और बंडल ए एक अपने आप में आईसी है, बंडल डी अपने आप में आईसी है, बंडल सी अपने आप में आईसी है, बंडल बी अपने आप में आईसी है। तो अगर मैं सारे डॉट्स को ज्वाइन कर देता हूं तो बोलते हैं सिंगलटन सेट्स। सारे डॉट्स जो हैं वो अपने आप में एक आईसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? आई एम वेटिंग फॉर 30 सेकेंड, अगर डाउट है तो बताओ बच्चे। क्लियर? अमेजिंग। अब जब हमने आईसी पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, याद रखना, हम एक्सिस प्रेफर्ड ओवर वाई के बारे में बात कर रहे हैं। इसको ग्राफिकली देखेंगे, मैथमेटिकली अभी इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन है नहीं। सो सबसे पहले एक बजट लाइन ड्रॉ करो फटाफट से। ठीक है, ये यहाँ पे हमने नाम दिया y, यहाँ पे आपने नाम दिया x, इसको बोला ये m बाई पी वाई है, इसको बोला बच्चे ये m बाई पी एक्स है। अब मैं जहां पे यहाँ पे कुछ चीजें करूंगा, बताना कि आपको सेटिस्फैक्शन कहाँ ज्यादा मिल रही है। स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। याद रखना, एक्सिस प्रेफर्ड ओवर वाई है। अगर मैं पॉइंट ए पे खड़ा हूं, क्या मैं अपनी सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकता हूँ? द आंसर इज बिल्कुल हाँ, बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम पॉइंट ए पे खड़े हैं, हम अपनी इनकम को इंटायरली यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बजट लाइन के इनसाइड खड़े हैं, है ना?
तो एक काम करते हैं, पहले बजट लाइन के ऊपर चले जाते हैं। एटलीस्ट ये होगा कि हम अपनी सारी इनकम को इंटायरली यूज कर रहे हैं। अब इसको नाम दो पॉइंट बी। अब बताओ, पॉइंट ए पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन थी या पॉइंट बी? आप बोलोगे सर पॉइंट बी पे, क्योंकि ए और बी में मैं मानता हूं कि एक सेम है, बट बी में मेरा वाई ज्यादा है। ये रहा वाई वन, ये रहा वाई टू। तो सर बी से मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिलने वाली। तो ये बात क्लियर हो गई। अब बताओ, क्या अगर आप पॉइंट बी पे खड़े हो तो क्या आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया या फिर उससे ऊपर भी सेटिस्फैक्शन मिल सकता है? सर बिल्कुल मिल सकता है, बट वो तभी मिलेगा जब मैं ज्यादा एक्स को कंज्यूम करूंगा। क्या मैं ज्यादा एक्स को कंज्यूम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर आप पॉइंट बी से पॉइंट डी की तरफ आ जाते हो तो आप वाई को कम कर रहे हो बट एक्स को बढ़ा रहे हो। और अगर मैं पॉइंट बी और पॉइंट डी को देखूं, एक्स टू जो है वो ज्यादा है एक्स वन से, तो सर मैं वाई को तो नहीं देखूंगा यहाँ पे, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ वाई आपने ही बताया था। इन दिस केस अगर मैं पॉइंट बी और डी को कंपेयर करूं तो मुझे सर डी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक्स ज्यादा है। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट ई को देखूं तो सर अब मुझे डी और ई से कंपेयर कर रहे हो, ई में ज्यादा एक्स है, इसलिए ई से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सर अब एफ से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, क्योंकि एफ पॉइंट पे ज्यादा एक्स मिल रहा है। सर जी से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, क्योंकि सर इस हम अपने इनकम को इंटायरली यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम बजट लाइन पे और सारी की सारी इनकम हम एक्स पे लगा रहे हैं। हम वाई ले ही नहीं रहे, हमारे पास कुछ इनकम बची भी नहीं है, सारे का सारा हम एक्स ले रहे हैं। और ये मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि इसके आगे मैं एक्स और कंज्यूम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास इनकम ही नहीं है। तो इन दी केस ऑफ लेक्सोग्राफिक प्रेफरेंस, आपका जो डिमांड है वो बाउंड्री पे रहेगा। वो डिपेंड करता है एक्स इज प्रेफर्ड ओवर वाई है या वाई इज प्रेफर्ड ओवर एक्स है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एक्स इज प्रेफर्ड ओवर वाई। इसी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि बच्चे जो एक्स स्टार है वो एम बाय पी एक्स होगा, एंड जो वाई स्टार है वो जीरो होगा। ये अनरिलेटेड है अभी के लिए, इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट आपको ये प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो। अगर मैं बोलता y इज प्रेफर्ड ओवर x लेक्सोग्राफिकली, तो आपका जो डिमांड आता वो आता x स्टार इज इक्वल्स टू जीरो और y स्टार इज इक्वल्स टू m बाय पी वाई। ठीक है बच्चे? तो ये चीज अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। लेक्सोग्राफिक प्रेफरेंसेस से क्वेश्चंस आएंगे, और जब हम एक्सचेंज करेंगे तब भी इसको यूज करेंगे बच्चे। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अभी किसी को कोई डाउट है तो बताओ बच्चे, नहीं तो हम आगे चलेंगे। परफेक्ट। तो बच्चे, अब आपका जो नेक्स्ट होमवर्क है वो ये है कि आपको y इज प्रेफर्ड ओवर x के लिए लेक्सोग्राफिकली डेफिनेशन लिखना है। एंड डिमांड मैं बता चुका हूँ, बट आप एक बार खुद से करके देखोगे इसको ग्राफिकली कि डिमांड कैसे निकाल रहे हो आप। ठीक है? उसके बाद आप x इज प्रेफर्ड ओवर y के लिए, क्योंकि यहाँ पे x स्टार की वैल्यू आई थी आपकी m बाई पी एक्स, आप यहाँ से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालोगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालोगे बच्चे। क्लियर? तो ये आपको होमवर्क है बच्चे। अच्छा एक चीज बताओ, लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था उसमें कोई डाउट है? नहीं है तो हम आगे चलेंगे। डाउट है तो हम पहले वो वाला डाउट क्लियर करेंगे बच्चों। राइट।
तो बच्चे कह रहे सर आप एक बार करवा दीजिए, मैं एक बार करवा देता हूँ उसको। अ, ठीक है, जो जो मुझे जैसे जैसे क्वेश्चन मिल पा रहे हैं मैं वैसे वैसे आगे चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यूटिलिटी x कॉमा y इक्वल्स टू मैक्स x कॉमा 2y, px इक्वल्स टू 1, py इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 100। हमें ऑप्टिमल बंडल निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना, x इक्वल्स टू 2y रखो यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टेप क्या है, नेक्स्ट बजट लाइन में पुट करो। बजट लाइन क्या है? अब यहाँ पे px इंटू एक्स, एक्स को हम 2y भी लिख सकते हैं, प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू एम। y को कॉमन ले लो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बचेगा 2px प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू एम। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एम बाई 2px प्लस पी वाई आंसर आ जाएगा बच्चे आपके पास। ठीक है, और x क्या आएगा? x स्टार, ये y स्टार है तो x स्टार क्या आएगा? y यहाँ पे पुट कर दो, 2m बाई 2px प्लस पी वाई। ये आपका आंसर आया x स्टार के लिए। ठीक है बच्चे, ये क्लियर है? ये किया था बच्चे? यहाँ पे कोई डाउट है या ये क्लियर है बच्चे? परफेक्ट, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डाल दो। अब हमें पता है कि यहाँ पे तो पक्का से नेगेटिव क्वांटिटी हम कंज्यूम नहीं करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल्स टू वाई ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स स्टार है इक्वल्स टू वाई स्टार है इज इक्वल्स टू एम बाय पी एक्स प्लस पी वाई आ जाएगा, जो नॉर्मल आता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज गिवन थे, आप ये वाली वैल्यूज को जब पुट करोगे वाई स्टार में और एक्स स्टार में, यू विल गेट योर आंसर बच्चे। ठीक है। सिमिलरली जब यहाँ पे आप एम और पी एक्स पी वाई की वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट योर आंसर। बट यहाँ पे जब आप यूटिलिटी देखोगे तो आपका आंसर यूटिलिटी के हिसाब से आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू डालना जो भी आपकी सॉल्व हो, यहाँ पे वाई की वैल्यू डालना जो भी आपका यहाँ से आंसर आएगा, और उसके बाद देखना कि मैक्स कहाँ से आंसर आ रहा है। सॉरी, ये हम मैक्स कर रहे थे बच्चे, मैं सोच रहा था हमने मिन किया है। आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर हम यहाँ पे मैक्स कर रहे हैं तो कभी भी हम दोनों गुड्स को एक साथ कंज्यूम नहीं करेंगे। अगर आपने भी ऐसे करा है तो गलत करा है बच्चे, मैक्स लिखा है मैंने अभी नोटिस करा। क्योंकि मैक्स लिखा है वी विल कंज्यूम आइदर एक्स और वाई, नॉट बोथ। ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन के लिए ओनली एक्स लेते हो बच्चे, तो यहाँ पे आपका आता एक्स स्टार इज इक्वल्स टू एम बाई पी एक्स। एम है 100, पी एक्स है 1, आंसर आता 100। वाई स्टार इज इक्वल्स टू 0, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मैक्स 100 कॉमा 0 इज इक्वल्स टू 100। अब सॉल्व करो ओनली वाई के साथ। वाई स्टार इज इक्वल्स टू एम बाई पी वाई, 100 बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 100। एक्स स्टार इज इक्वल्स टू 0, यूटिलिटी मैक्स 0 कॉमा, अब ये है 2y तो ये हो गया 200। आंसर आएगा 200। यूटिलिटी ज्यादा किस में मिली? एक्स से या वाई से? सर वाई से, तो इसलिए यू विल कंज्यूम ओनली वाई विच इज इक्वल्स टू m by py which is equals to 100, and in this case x star is equals to 0 बच्चे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए भी आप कंज्यूम करोगे, आप लिखोगे ओनली एक्स और ओनली वाई। सो राइट डाउन यूटिलिटी x कॉमा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मैक्स एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो लिखोगे
ओनली एक्स। अच्छा, इसमें ना एक बार प्राइजेस भी देख लेते हैं। 1 2 एंड 100। ओके, यहाँ पे लिख लो एक बार आप बच्चे। पी एक्स इक्वल्स टू 1, पी वाई इक्वल्स टू 2 एंड एम इक्वल्स टू 100। यहाँ पे अगर आप ओनली एक्स लेते हो तो एक्स स्टार की वैल्यू आती है एम बाय पी एक्स, जो कि होता है 100/1, विच इज 100। यूटिलिटी आपको मिलेगा यहाँ से मैक्स 100 का स्क्वायर, जो कि हो गया 10,000 कॉमा 0, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 है। हम सिर्फ x को कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए आपका आंसर आया 10,000। जब आप ओनली y को कंज्यूम करते हो तो आपके पास y स्टार आता है m बाय पी वाई। m है 100, पी वाई है 2, आंसर आता है 50। x 0 है आपका। तो जो आपको यूटिलिटी मिलेगी वो मिलेगी मैक्स। जब आप एक्स स्टार को एक्स स्क्वायर डालोगे तो 0 का स्क्वायर 0, वाई स्क्वायर डालोगे तो 50 का स्क्वायर जो होगा वो आएगा 2500। तो यहाँ से आपको यूटिलिटी मिलेगी विच इज इक्वल टू 2500। अब मैक्स यूटिलिटी मुझे यहाँ पे मिल रही है, इसका मतलब क्या, मैं सिर्फ एक्स को कंज्यूम करूंगा। तो यहाँ पे ऑप्टिमल बंडल क्या है, आप सिर्फ एक्स को कंज्यूम करोगे बच्चे, और वाई इक्वल्स टू 0 होगा। क्लियर। अब बात करते हैं आगे की। मैंने आपको आई थिंक और भी क्वेश्चंस दिए थे। ये हो गया था। मैक्स यूटिलिटी फंक्शन ये हो गया हमारा। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस ये थे, एक बार इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले आपको एमआरएस फाइंड आउट करना है, जो कि आएगा 2x, बिकॉज एम एक्स बाई एम यू वाई, आपको 2x मिलेगा। अगर x बढ़ रहा है तो एमआरएस बढ़ रहा है, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। तो कॉनकेव तो हो ही जाएगा ये। बट इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब आप ध्यान से देखना। ऐसे केसेस में जब आप ओनली एक्स लेते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है, एक्स स्टार बाय, सॉरी, एम बाय, इसको मैं रब करके दोबारा से लिख रहा हूँ बच्चे, एम बाय पी एक्स। एम कितना है 100, पी एक्स कितना 1, आंसर आएगा 100। यूटिलिटी कितने की मिली आपको, 100 स्क्वायर, जो कि है 10,000, प्लस 0, जो कि आपको मिली 10,000। 10,000 है, मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पे, 10,000, है ना। अब लिखो, अगर आप ओनली y कंज्यूम करते हो बच्चे, जो कि है m बाय पी वाई, आपके पास y भी 100 आता है। बट जब ये आप यूटिलिटी में डालते हो तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 0, y कितना हो गया 100, यूटिलिटी कितने की मिली 100। तो एज अ रैशनल कंज्यूमर आपको यूटिलिटी 10,000 चाहिए, 100 गिवन योर इनकम लेवल, आप लोगों से 10,000 चाहिए। इसी वजह से आपका जो आंसर होगा वो होगा ओनली एक्स। इन दिस केस y जो है वो 0 हो जाएगा बच्चे। ठीक है। अब ऐसे ही जब आप ये वाला सॉल्व करोगे, ये वाला आई थिंक आस्था ने ग्रुप में भी डाला था, इस क्वेश्चन के अंदर आपका एक्स स्टार और वाई स्टार की वैल्यू सेम आएगी, जो कि यहाँ पे भी आ रही थी 100 एंड 100। बट यूटिलिटी भी सेम आएगी, जो कि आएगी 10,000 10,000। तो ऐसे क्वेश्चन में आप यहाँ पे आंसर लिखोगे आइदर ओनली एक्स और ओनली वाई, बट नॉट बोथ, बट नॉट बोथ। क्लियर है बच्चे। अब जब आप ये सॉल्व करोगे, ये भी अब बहुत इजी है। सेम यूटिलिटी फंक्शन गिवन है आपको, एमआरएस आपको पता है, यहाँ पे क्या होगा, एक्स बाय वाई एमआरएस आएगा,
बट हमें वो करना ही क्योंकि हमें पता ही है पहले से कॉनकेव है। अगर आप ओनली एक्स लेते हो तो ये आता है एम बाई पी एक्स, एक्स 100 आएगा। यूटिलिटी 10,000 आएगी। अगर आप ओनली वाई लेते हो, ओनली वाई, तो ये आता है एम बाई पी वाई। ये आपके पास आंसर आता 50। यूटिलिटी आती 2500। इस केस में आप कंज्यूम करोगे ओनली एक्स क्योंकि एक्स से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है बच्चे। ठीक है। मैंने अभी आपको आई थिंक और क्वेश्चन तो शायद नहीं दिए थे जहां तक मुझे लग रहा है। राइट। हाँ, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए थे। आप बताओ अगर कोई डाउट है तो बच्चे। मैं 30 सेकेंड्स का वेट कर रहा हूँ। परफेक्ट। अब हमने बात करी अभी तक डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में, जो कि हमने 8 डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बोले पढ़े। अब डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शंस है क्या, हम उसको डायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं? जब हम बोलते हैं डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन तो हम बोलते हैं कि देखो जी, यूटिलिटी जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ गुड्स। तो यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। तभी आप क्या लिखते हो? यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अगर वेरिएबल है तो क्या लिख रहे हो? एक्स कॉमा वाई। आपने कितना एक्स कंज्यूम करा, आपने कितना वाई कंज्यूम करा। ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, यही आप अभी तक लिखते आए हो आपने। यूटिलिटी एक्स कॉमा वाई, अगर मैं बात करूँ परफेक्ट कंपटीशन की, तो आपने लिखा था ए एक्स प्लस बी वाई। सॉरी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की, नॉट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो आपने लिखा था मिन एक्स कॉमा वाई। अब हर जगह देखो आप क्या कर रहे हो, आप एक्स और वाई के टर्म्स में इसको डिफाइन कर रहे हो, है ना? एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो जब भी आप एक्स और वाई के टर्म्स में इसको डिफाइन करोगे तो आप ये बोलते हो कि ये मेरा डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है। अब हमें डायरेक्ट से कहां पे जाना है? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की तरफ। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो है, देखो, इट इज अ फंक्शन ऑफ, इट इज इट इज अ function of it is a function of prices and income. Prices and income. बट ये अब निकालोगे कैसे? अच्छा बच्चों, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है मैं आपको कल वाली क्लास में प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाऊंगा बच्चे। ठीक है, कल वैसे आपकी क्लास होगी नहीं, कल 15 अगस्त से 16 अगस्त को जो क्लास होगी उसमें मैं आपको प्रॉपर प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाऊंगा बच्चे। ठीक है। अभी के लिए हम क्या मान के चल रहे हैं? इट इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एन एम। बट ये जो पी एक्स पी वाई एन एम है कहाँ से आ रहे हैं? तो ये हम, जब डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हमें दिया जाता है उसके बाद जब हम डिमांड निकालते हैं यहां से, याद रखना जो डिमांड आया था वो किसका फंक्शन आया था? आप बोलते थे सर पी एक्स पी वाई एंड एम, यही तो था मार्शल डिमांड फंक्शन। सिमिलरली फॉर वाई। अब जब ऑप्टिमल आपका, फॉर एग्जांपल वेल बीएफ की बात करते थे, एम बाय टू पी एक्स आता था, ये ऑप्टिमल वाला आता था। तो यहां से आपको जो डिमांड मिला वो किसका फंक्शन मिला? एम बा एम एंड पी एक्स का। ये यहाँ पे पी वाई भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में एक्स क्या है? एम बाय पी एक्स प्लस पी वाई। तो जब हमें डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन गिवन होता है, वो गिवन होता है एक्स कॉमा वाई के टर्म्स में। फिर वहां से जब हम मार्शेलियन डिमांड निकालते हैं वो फंक्शन होता है एम पी एक्स एंड पी वाई का।
एंड वहां से अब हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालेंगे। ध्यान से देखना कि कैसे निकाल रहा हूं मैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं अब। राइट डाउन वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन। वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन, इसका डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बताओ क्या है। आप बोलोगे सर यूटिलिटी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। अब यहां से एक्स स्टार और वाई स्टार की वैल्यू बताओगे आप मुझे, आपने निकाला था ना। आप बोलोगे सर एक्स स्टार है मेरा एम बाई टू पी एक्स, वाई स्टार है एम बाई टू पी वाई। ये डिमांड निकाल दिया आपने। कौन सा डिमांड? मार्शेलियन डिमांड। अब यहां से हम निकालेंगे बच्चे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन अभी मैंने आपको बताया इट इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड एम। डिमांड इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड एम। ठीक है, बट लिखेंगे कैसे? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को मैं वी से डिनोट करता हूं। जैसे यहाँ पे यू से डिनोट कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट को वी से डिनोट करूंगा। और यहाँ पे एक्स और वाई लिखा है और यहाँ पे मैं लिखूंगा पी एक्स पी वाई एंड एम, क्योंकि इट इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड एम। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास गिवन है x इंटू वाई। यहाँ पे आपको ऑप्टिमल वैल्यूज पुट करनी है एंड आपका आंसर आ गया। एक्स स्टार की ऑप्टिमल वैल्यू क्या है? आप बोलोगे सर m बाई टू पी एक्स। वाई स्टार की ऑप्टिमल वैल्यू क्या है? आप बोलोगे सर m बाई टू पी वाई। बस ये वाली वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। x की जगह एक्स स्टार की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है m बाय टू पी एक्स। y की जगह पुट करेंगे m बाय टू पी वाई। इसको सॉल्व करोगे, अब m इंटू एम क्या होगा? सर m स्क्वायर। टू इंटू टू कितना हो गया सर? फोर। पी एक्स इंटू पी वाई कितना हो गया सर? पी एक्स इंटू पी वाई ही हुआ। तो फॉर वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन ये है, डिमांड ये है, एंड इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन फॉर वेल बिहेव्ड यूटिलिटी is equals to m square by 4 px py। अब ये बताओ समझ आया यहां तक या फिर नहीं आया? परफेक्ट, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक और एग्जांपल दूंगा आपको, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद करने हैं। तो हमारे पास 8 डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शंस हैं। मैंने आपको वेल बिहेव का निकाल के दिखा दिया। मैं आपको अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का निकाल के दिखाऊंगा। बट बाकी के जो 6 बचे वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और मुझे ग्रुप में शेयर करना है बच्चे उन सबका सॉल्यूशंस। ठीक है, तो राइट डाउन। नेक्स्ट इज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या है बच्चे? आप बोलोगे सर यूटिलिटी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू मिन एक्स कॉमा वाई। डिमांड क्या आया था? मार्शेलियन डिमांड। आप बोलोगे सर इसमें एक्स स्टार और वाई स्टार दोनों सेम आए थे जो कि थे m बाय पी एक्स प्लस पी वाई। यहाँ पे भी सर m बाय पी एक्स प्लस पी वाई। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर इट इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड m। ये मेरा फंक्शन किसका है? पी एक्स पी वाई और m का। मेन लिखोगे, x की जगह क्या पुट करोगे? ये वाली वैल्यू m बाय पी एक्स प्लस पी वाई। वाई की जगह क्या पुट करोगे? ये वाली वैल्यू m बाय पी एक्स प्लस पी वाई। अब ये करने के बाद आप बताओ क्या ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं या सेम है? क्या ये सेम है अलग अलग है? सर बिल्कुल सेम है ये तो।
तो हम min में क्यों पुट करेंगे? आप बताओ, इस बात की कोई सेंस हुई? min 0,0, तो आंसर तो 0 ही है। min 1,1, आंसर तो 1 ही है। तो क्यों हम इसको min में रख रहे हैं? हम इसको बाहर निकाल के क्या लिखेंगे? v p x p y m is equals to m by px plus py। तो इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट बच्चे, आपके पास min x कॉमा y गिवन होगा, ये आपका डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है। उसके बाद ये आपने डिमांड फंक्शन निकाले, मार्शेलियन डिमांड फंक्शन। उसके बाद जब आपने इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकाला, जहां पे हम v इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एन एम लिखते हैं, आपके पास आंसर ये आया। अब क्योंकि ये दोनों सेम थे, तो हम min फंक्शन उठा के a की वैल्यू लिख रहे हैं। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या बना? m बाय पी एक्स प्लस पी वाई। वेल बिहेव के केस में हमारे पास इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या बना था? m स्क्वायर बाय 4 px py। ठीक है। अब जो आपका होमवर्क है वो है कि जो बाकी के रिमेनिंग 6 यूटिलिटी फंक्शंस बचे, क्योंकि कल आपकी वैसे भी छुट्टी है, तो वो 6 के 6 यूटिलिटी फंक्शन का आप मुझे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शंस निकाल के दोगे। ठीक है बच्चे, कोई डाउट? एक डाउट है बच्चे बच्चे का। अब तक आपने जितना करवाया है क्लास में, उससे न्यूमेरिकल एग्जाम में ऐसे ही टच होंगे या फिर डेप्थ में होगा? अभी तक जो हम कर रहे हैं इससे ये आपका पूरा बेसिक क्लियर कर रहा है बच्चे। इसके अगर ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो वो सिर्फ यूटिलिटी फंक्शन चेंज करेंगे, बाकी आप हर चीज कर रहे हो। आप ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप छोड़ के जा रहे हो। मैं आपको हर एक चीज डेप्थ में बहुत स्लोली स्लोली कवर करवा रहा हूँ, सो दैट आपको चीजें पकड़ में आए। अब वो जो डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शंस होंगे वो आपको कैसे पता लगेगा, उसको कैसे सॉल्व करना है? आप उसके लिए वेरिएंट की वर्कबुक सॉल्व कर रहे हो, तो जहां पे भी आपको एक डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शन मिलेगा वेरिएंट के वर्कबुक में, उसको अलग से लिख लो। फिर जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे आए, तो उसको भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए सॉल्व करो। फिर आगे एक्सपेंडिचर के लिए सॉल्व करो। तो आपको ऐसे प्रोसीड करना है। जैसे आपने वेरिएंट की वर्कबुक उठाई, वहां पे आपने देखा डायरेक्ट यूनिट फंक्शन, ये तो कुछ अलग ही है, कुछ नया गिवन है, उसको अलग से लिख लिया। फिर उसके साथ वही सेम प्रोसेस किया जो कि आप इन 8 यूटिलिटी फंक्शंस के साथ अभी कर रहे हो या फिर अभी आने वाली वीडियोस में करोगे। ऐसा करने से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी बच्चे। तो इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछेंगे बच्चे। क्लियर है बच्चे? हेलो बच्चों, कैन यू हियर मी? हेलो बच्चों। सो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में यूटिलिटी फंक्शन और रादर डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकाला था। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक डेफिनेशन भी दूंगा फॉर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ऑल्दो कहीं पे भी आपको कहीं कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलेगी, बट जो भी डेफिनेशन अवेलेबल है बच्चे डिफरेंट बुक्स में, वो मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। ऑल्सो चलो पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि और कहाँ कहाँ से हम क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, एंड indirect utility function represents the maximum level of utility that the consumer can achieve given their income and prices of goods instead of directly depending on quantities। क्योंकि अगर हम quantities पर directly depend करते हैं तो वो direct utility function होता है, quantities of good consumed। As in the case of direct utility function, the indirect utility function express utility as a function of income and price। यही मैंने आपको बताया था बच्चे। Formally, if consumers direct utility function is
दिस विच इज, अगर हम टू गुड्स की बात करें, इसको थोड़ा सा मुझे पेन को लाइट लेना पड़ेगा, लेट मी सी कि लाइट होता है या नहीं। ठीक है। सो यूटिलिटी x1 कॉमा x2, या फिर हमने जो अभी तक लिया है वो x एंड y के टर्म्स में लिया है, तो x कॉमा y भी ले सकते हैं बच्चे इसको, है ना। सो फॉर्मली इफ कंज्यूमर डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज यूटिलिटी x कॉमा y, या फिर अगर n नंबर ऑफ गुड्स है इकोनॉमी में, सो x1 till xn, where xi represents the quantity of good I and the consumer faces price। so हर एक गुड का अपना अलग अलग प्राइस है। सो p1 से लेके pn तक हमारे पास प्राइस गिवन है, हमें हमारी इनकम गिवन है विच इज m। देन द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, मैं आपको बताया था ना, v की फॉर्म में लिखते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बच्चे, is a function of prices and income, which is defined as this is equals to this, where यहाँ पे अब x स्टार की वैल्यूज पुट की गई है। मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन कैसे आएगा, जो भी आपका ऑप्टिमल x आया है, जब आप उसको रिप्लेस कर देते हो विद प्राइसेस एंड इनकम, यू विल गेट योर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बच्चे, है ना। where xi star are the optimal quantities of good that maximize utility given the budget constraint। अब यही वो बोल रहे कि जो एक्साइज स्टार आया था वो कहाँ से आया था, हमने यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन अप्रोच निकाला था एंड वहां से हमारा एक्स स्टार आया था बच्चे। द इंडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज यूजफुल बिकॉज it tells how utility changes with variation in prices and income without explicitly detailing the quantities of good consumed। तो अगर प्राइस में कोई भी चेंज हो जाता है या फिर इनकम में कोई भी चेंज होता है, तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से हम बहुत जल्दी बता सकते हैं कि देखो जी, अगर ये चेंज हुआ है तो मेरा यूटिलिटी में क्या चेंज आया है। तो एक बार इसको देखते हैं, लास्ट लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो एग्जाम्पल लिया था, हमने जो एग्जाम्पल लिया था बच्चे, वो ये लिया था वेल बिहेव गुड्स के लिए। जो हमारा डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन था वो था यूटिलिटी x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। एक्स स्टार जो आया था बच्चे हमारा, वो आया था m/2 px। वाई स्टार जो आया था हमारा आया था m/2 py। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हमारा आया था m² by 4 px py। अब अगर मैं आपको m की वैल्यू दे दूं, लेट्स से 10, px की वैल्यू दे दूं 1, py की वैल्यू दे दूं लेट्स से 1, तो इन दिस केस व्हाट इज योर यूटिलिटी, आप बोलोगे सर 10 का स्क्वायर ये तो हो गया 100, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो गया 25। अगर मैं बोलूं कि अब आपकी इनकम 10 से 100 हो गई है, तो आपकी यूटिलिटी कितने से बढ़ेगी, आप बोलोगे सर हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। अब एम हमें 100 पुट करना है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 2500। तो देख रहे हो कि कितना इजी हो गया अब हमारे लिए, कि अगर इनकम में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो हम ये बता सकते हैं कि यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है बहुत इजीली। ऐसे ही अगर प्राइसेस में कुछ भी चेंज होगा, हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि यूटिलिटी में क्या चेंज आ रहा है। मैं यहाँ पे अब 20 to 30 सेकेंड्स वेट कर रहा हूँ बच्चे, बताओ अगर कोई यहाँ पे कोई डाउट है तो। क्लियर, अमेजिंग। आई होप आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करे हो बच्चे, जो मैंने 6 डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शंस के साथ दिए थे। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज मेरे से पूछना बच्चे, ठीक है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि देखो जी, हमने डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से डिमांड निकाला, जो कि हमारा मार्शलियन डिमांड था, जो कि हमारा फंक्शन था प्राइजेस एंड इनकम का। वहां से हमने इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकाला, है ना। अब क्या हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से दोबारा से ये मार्शलियन डिमांड निकाल सकते हैं? अब सपोज करो आपको नहीं पता
कि आपका डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या है, यू डोंट नो। आपको क्वेश्चन गिवन है कि आपका इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, जो कि है फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई एंड एम, वो है आपका एम स्क्वायर बाय 4 px py। मैंने अब ये जान के फंक्शन लिया क्योंकि हमें पता है कि ये जो फंक्शन है वो कॉप डगलस, सॉरी, वेल बिहेव्ड का इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है, और मुझे यहाँ पे डिमांड्स भी पता है ऑलरेडी। सो हमारा जो एक्स स्टार था एम बाई टू पी एक्स था, जो वाई स्टार था वो एम बाई टू पी वाई था बच्चे, है ना। तो यहाँ पे मुझे अगर ये एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यू चाहिए थ्रू दिस, अब मुझे यही गिवन है बच्चे एग्जाम में। क्वेश्चन में आपको गिवन है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, आप क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड मार्शेलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड एक्स एंड गुड वाई, तो कैसे निकालोगे। तो यहां इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे बच्चे, और वो फॉर्मूला है रॉयज आइडेंटिटी। रेडन रॉयज आइडेंटिटी, रॉयज आइडेंटिटी। रॉयज आइडेंटिटी हमें इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से मार्शेलियन डिमांड फंक्शन तक लेके जाएगी। और इसका फॉर्मूला क्या है, लेट्स से मैं अगर गुड एक्स के लिए निकाल रहा हूं, तो x विच इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड एम, आपको पता है मार्शेलियन डिमांड फंक्शन किसका फंक्शन है, पी एक्स पी वाई एंड एम का, ये निकलेगा थ्रू डिफरेंशिएशन। सो पहले आप पुट करोगे माइनस साइन डेल वी, और ये वी क्या है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, डेल वी बाय डेल प्राइस ऑफ एक्स। मुझे किसके लिए निकालना है, एक्स के लिए। अगर वाई के लिए निकालना होता तो यहाँ पे लगता है प्राइस ऑफ वाई, होल डिवाइड दिस बाय डेल वी बाय डेल एम। जब आप ये निकाल लोगे तो आपका आंसर एक्स स्टार आएगा, और हमें पता है एक्स स्टार क्या आना चाहिए, एम बाई टू पी एक्स। तो एक बार निकाल के देखते हैं कि ये आंसर आ रहा है कि या फिर नहीं आ रहा। अब हमारे पास इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो गिवन है वो है एम स्क्वायर बाय 4 px py। अगर मुझे यहां से डेल वी बाय डेल पी एक्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना जो मैं अभी यहाँ पे आपको चीजें बोल रहा हूँ। क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स कर रहे हैं, ये टर्म कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट, तो सिर्फ वन बाय पी एक्स का हम क्या लिखते हैं, माइनस वन अपॉन पी एक्स स्क्वायर, बाकी की टर्म एज इट इज, सो माइनस एम स्क्वायर एज इट इज, 4 एज इट इज, पी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स कर रहे थे और हमें पता था कि वन बाय पी एक्स का माइनस वन बाय पी एक्स स्क्वायर होता है, और पी वाई एज इट इज। ठीक है। तो ये अभी हमने निकाला ये वाला पार्ट जो न्यूमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, हमें निकालना है डेल वी बाय डेल एम। तो डेल वी बाय डेल एम निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ, तो मैं अभी के लिए रेड से हाईलाइट करूंगा कि जो जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, पी एक्स कांस्टेंट है, पी वाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट नहीं है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एम कर रहे हैं। तो जो कांस्टेंट है वो एज इट इज जाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू एम करेंगे तो 2m आ जाएगा बाहर, है ना। यहाँ पे लिखो 2m 4 px py। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा आंसर, m 2 px py। अब हमें ये भी मिल चुका है, पुट करते हैं x which is the function of px py and m is equals to माइनस साइन, ऑलरेडी हमें गिवन था। जो हमारा न्यूमिनेटर आया है वो क्या है बच्चे, वो हमारा आया है, देखना ध्यान से, विद माइनस साइन एम स्क्वायर बाय 4 px स्क्वायर पी वाई। तो इसको लिखते हैं एम स्क्वायर विद माइनस साइन, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे था, डिवाइडेड बाय 4 px स्क्वायर पी वाई, होल डिवाइड दिस बाय, जो अब हमारा ये वाली टर्म है
डिनोमिनेटर वाली, वो तो ये आई थी हमारी m/2px py। सो इसको लिख लेते हैं m/2px py। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, बन जाएगा प्लस। m से ये वाली टर्म कैंसिल हुई, 2 से ये वाली यहाँ पे 2 आ जाएगा, px से ये स्क्वायर कट गया, py से वाली टर्म कट गई, तो बचा क्या, m/2px। तो x स्टार क्या है मेरा, m/2px। सिमिलरली अब आपका जो होमवर्क है वो है, आपको y स्टार निकालना है। आपको y स्टार निकालना है। क्लियर है? वेटिंग फॉर अनदर 30 सेकेंड्स, अगर बताओ क्लियर नहीं है तो बच्चे। बढ़िया। अब आपका ये होमवर्क है कि आपको y स्टार की वैल्यू निकालनी है, और आपका, मैं अभी परफेक्ट कंपटीशन के लिए निकाल रहा हूँ, बट जो आपने 6 डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शन का इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकाला हुआ है, आप उन सबसे कोशिश करोगे मार्शेलियन डिमांड फंक्शन निकालने की। अगर आपका आंसर सेम आ रहा है जो कि डायरेक्ट यूटिलिटी से आता था, तो आपने ये 6 के 6 सही निकाले हैं, नहीं तो यहाँ पे कुछ आपने गड़बड़ की है बच्चे। ठीक है? राइट ऑन परफेक्ट कंपटीशन नाउ। परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन था वो था यूटिलिटी x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू min x कॉमा वाई। यहाँ पे आपने ये बोला था कि सर जो हमारा एक्स स्टार आता है वो वाई स्टार के इक्वल होता है, जो कि होता है m/px प्लस पी वाई। हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकाला था और आपको बोला था कि v जो है वो होगा m/px प्लस पी वाई। अगर मुझे यहाँ से अब x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, यूजिंग रॉयज आइडेंटिटी। क्या यूज करूंगा, रॉय की आइडेंटिटी, और वो क्या कहती है, माइनस डेल वी बाय डेल पी एक्स डिवाइडेड बाय डेल वी बाय डेल एम। ये हो गया माइनस। अगर मुझे डेल वी बाय डेल पी एक्स करना है तो क्या कैसे निकालूंगा मैं, ये हो जाएगा माइनस एम पी एक्स प्लस पी वाई स्क्वायर। सिमिलरली मुझे डेल वी बाय डेल एम निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 1/m। एम का तो कैंसिल हो गया, ये होगा पी एक्स प्लस पी वाई। ठीक है बच्चे? ये वाली टर्म कैंसिल, बचा माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या, एम बाय पी एक्स प्लस पी वाई। क्या यही बचा एक्स स्टार जो कि यहाँ पे आ रहा था? समझ आ गया? और ये होता है इक्वल्स टू वाई स्टार के, क्योंकि मिन फंक्शन में बच्चे। ठीक है? बहुत लोगों को ये चीज नहीं समझ में आती, बट ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है? फिर से पूछ रहा हूँ, समझ आ गया ना बच्चे? नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, प्लीज मुझे बताना है ना। ठीक है, और y के लिए आपका ये होमवर्क है बच्चे, कि आपको y की वैल्यू निकालनी है, यही वाली वैल्यू आएगी y की भी, याद रखना। ठीक है? अब आपका होमवर्क है कि आपने जो 6 डिफरेंट यूनिट फंक्शन के इनडायरेक्ट यूनिट फंक्शन निकाले थे, वहां से अब आप मार्शेलियन डिमांड फंक्शन निकालोगे। ठीक है बच्चे? अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सपेंडिचर फंक्शन। एक्सपेंडिचर
फंक्शन। अब एक्सपेंडिचर फंक्शन होता क्या है और हम क्यों यूज कर रहे हैं एक्सपेंडिचर फंक्शन? सो बेसिकली हमारा जो स्टेप्स है वो ऐसे चलता है कि हमें डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन गिवन होता है, अगर गिवन है तो वहां से हम मार्शेलियन डिमांड फंक्शन निकालते हैं, वहां से हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालते हैं, और वहां से अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन और एक्सपेंडिचर फंक्शन इनवर्स है, बताऊंगा कैसे। वहां से हम एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर फंक्शन हम लैग्रेंज से भी निकाल सकते हैं, लैग्रेंज मल्टीप्लायर से। तो मैं आपको दोनों चीज एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम यहां से कैसे एक्सपेंडिचर फंक्शन निकाल रहे हैं, उसके बाद लैग्रेंज से जब हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली वहां से कंपनसेटेड डिमांड आता है, डिमांड, और यहां से भी हमारे पास एक कंपनसेटेड डिमांड आएगा। ठीक है, तो जो यहां से मेरे पास कंपनसेटेड डिमांड आ रहा है, मतलब फ्रॉम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से जब मैं एक्सपेंडिचर फंक्शन की तरफ गया, उसके बाद जब मैंने कंपनसेटेड डिमांड निकाला, और जो यहाँ से आ रहा है एक्सपेंडिचर फंक्शन से जब हमने इसको लैग्रेंज से सॉल्व करा, तो यहाँ से जब मेरा कंपनसेटेड डिमांड आ रहा है, ये दोनों सेम आएंगे बच्चे, एग्जैक्टली सेम आएंगे। ठीक है, तो अलग अलग करने का प्रोसेस है सिर्फ। तो अब पहले हम बात करेंगे कि इनडायरेक्ट फंक्शन से एक्सपेंडिचर फंक्शन कैसे निकालेंगे, उसके बाद कंपनसेटेड डिमांड कैसे निकालेंगे। सेम वही चलते हैं, वेल बिहेव्ड। डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो था वो था यूटिलिटी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। हमारा जो मार्शेलियन डिमांड था वो था एम बाई टू पी एक्स, यहाँ पे था एम बाई टू पी वाई। बच्चे याद रखना, ये जो हम चीजें कर रहे हैं क्लास के अंदर, ये आपका सारा कुछ कवर कर रहा है। आपको इसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर में कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक और चीज, मैंने ना अभी एक बुक अपलोड करवाई है, वो आज या कल अपलोड हो जाएगी। उस बुक का नाम है निकल्सन एंड स्लाइडर, और इसको स्लाइडर एंड निकल्सन भी बोलते हैं, निकल्सन एंड स्नाइडर। अब फॉर स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन एंड एक्सपेंडिचर फंक्शन आपको पढ़ना है पेज नंबर 147। ये आपका इनडायरेक्ट फंक्शन है, ये पीडीएफ का पेज है, बुक का पेज नहीं है। अगर आपको बुक का पेज चाहिए तो वो होगा पेज नंबर 124, और एक्सपेंडिचर फंक्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पेज 157, ये पीडीएफ का पेज है, और जो बुक का पेज है वो है 128। तो जब यहां से आप ये पढ़ोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, प्लस आपको निकलसन एंड स्लाइडर से अभी कर रहे हैं चैप्टर 3, 4 एंड 5, याद रखना। फॉर कंज्यूमर बिहेवियर आपको चैप्टर 3, 4 एंड 5 निकलसन एंड स्लाइडर से करना है बच्चे। ठीक है, ये बुक अपलोड कर दी गई है, तो आपको वहां से पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। ऑप्शन नहीं दे रहा, ये बेसिक नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस है निकलसन एंड स्लाइडर, ये वेरिएंट नहीं है, वेरिएंट के ऊपर है। आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी हालत में, इसको नहीं छोड़ना। ठीक है, अगर डाउट्स आएंगे तो मैं क्लियर करूंगा, बट आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद जितने भी एग्जाम्पल्स गिवन है बुक के अंदर, और जितने भी बैक क्वेश्चंस गिवन है, आप वो सारे ट्राई करोगे, एक भी नहीं छोड़ोगे, एक भी नहीं छोड़ोगे। हाँ बच्चे, रोशन, ये अपलोड मैंने अभी शेयर करा है बच्चे, ये अपलोड आज या कल तक हो जाना चाहिए, तो एक बार आप कल तक वेट करो, ये अपलोड हो जाएगा बच्चे, है ना। कुछ भी आप इस बुक से नहीं छोड़ोगे, जो भी मैं आपको वेरिएंट की वर्कबुक से बोल रहा हूँ वहां से भी आप कुछ भी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग बैक टू एक्सपेंडिचर फंक्शन, हम क्या बोल रहे थे कि डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन ये है हमारा, यहाँ से एक्स्ट्रा वाई स्टार की वैल्यू निकाली थी, फिर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो हमने निकाला था वो निकाला था वी विच इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड एम, ये आया था एम स्क्वायर बाय 4 px py। अब एक्सपेंडिचर फंक्शन जो है उसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल ई से, और बोलते हैं इट इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड यूटिलिटी। याद रखना, इट इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड यूटिलिटी। अब यहाँ पे यूटिलिटी ये है,
तो इसको आप यूटिलिटी यहाँ पे लेके चलो, ठीक है। और इसको हम कैसे ले सकते हैं? अब एक बात बताओ, मैं आपको बोलता था ना आपका टोटल एक्सपेंडिचर गुड एक्स पे कितना बोलते हैं सर? पी एक्स इंटू एक्स। टोटल एक्सपेंडिचर गुड वाई पे कितना बोलते थे सर? पी वाई इंटू वाई। सो टोटल एक्सपेंडिचर दोनों गुड्स पे कितना है टुगेदर? आप बोलोगे सर एम। तो बेसिकली ये जो एक्सपेंडिचर फंक्शन है ये किसके लिए हम लिख रहे हैं? एम के लिए। जब आप इस इक्वेशन को एम के लिए सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट योर एक्सपेंडिचर फंक्शन। करते हैं सॉल्व इसको। अब हमारा जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है वो है v, विच इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर 4px py। इसको अगर आप m के लिए सॉल्व करते हो तो आंसर क्या आएगा? एम स्क्वायर v 4px py, m विच इज अंडर रूट ऑफ v 4px py। 4 को बाहर ले आते हैं। m विच इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट v px py। और मैंने आपको बताया था m कुछ भी नहीं, एक्सपेंडिचर फंक्शन है, तो राइट डाउन एक्सपेंडिचर फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड वी। याद रखना यहाँ पे अभी के लिए हम बोल रहे हैं कि ये वी अब कांस्टेंट है मेरा फॉर द टाइम में। वी कांस्टेंट है, जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है। सो दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट वी पी एक्स पी वाई। समझ आ गया एक्सपेंडिचर फंक्शन कैसे निकाल रहे हैं फ्रॉम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन? तो जैसे ही आपको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन गिवन होता है, वहां से आप m के लिए सॉल्व करोगे। सॉल्व फॉर m, जो भी इक्वेशन आएगी, अब उस m की जगह आप बस ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे, e p x p y एंड यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। You will get your expenditure function like this. Now this is the expenditure function of which good or which utility function? Well behaved. अब हमें निकालना है एक्सपेंडिचर फंक्शन फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। राइट ऑन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। तो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो है वो है min x कॉमा y इज min x कॉमा y। x स्टार y स्टार की जो वैल्यू है वो है m बाय पी एक्स प्लस पी वाई। जो मेरा यहाँ से इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन था वो भी यही था, m पी एक्स प्लस पी वाई। सॉल्व फॉर m फॉर एक्सपेंडिचर फंक्शन, वो आएगा m इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी वाई इंटू वी। ये हो जाएगा पी एक्स पी वाई यूटिलिटी इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी वाई इंटू वी। याद रखना यहाँ पे यूटिलिटी कांस्टेंट ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमने किसका निकाला? एक्सपेंडिचर फंक्शन निकाला फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। इजी है ना अभी तक? अब हम चलेंगे कंपनसेटेड डिमांड में। अब चीजें ना थोड़ी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बोलने वाला हूं यहाँ पे। कंपनसेटेड डिमांड हमें दिया था हिक्स ने। कंपनसेटेड डिमांड हमें दिया था हिक्स ने। सबसे पहले बिफोर दिस मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहता हूँ। आप बाकी जितने भी यूटिलिटी फंक्शंस हैं उन सबके एक्सपेंडिचर फंक्शंस तक निकालोगे, ठीक है। कंपनसेटेड डिमांड हमें दिया था हिक्स ने, और उसको हम कंपनसेटेड डिमांड क्यों बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली हम उसको कंपनसेटेड डिमांड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिक्स ने बोला था, अब सोचो कि कोई भी आपको प्राइस गिवन है, प्राइस ऑफ एक्स गिवन है लेट्स से 1, प्राइस ऑफ वाई गिवन है लेट्स से 1, और एम गिवन है जो कि 10 है। हिक्स कहता है कि सपोज करो आपका प्राइस ऑफ एक्स बढ़ के पी एक्स डैश होके ये हो जाता है 5। अभी के लिए जो आपका यूटिलिटी फंक्शन था वो था एक्स इंटू वाई, विच इज इक्वल्स टू एक्स स्टार क्या आता था बच्चे यहाँ पे? सॉरी, एक्स स्टार इक्वल्स टू एम बाई टू पी एक्स, जो कि हो जाता है 5। वाई स्टार क्या आता? वो भी 5 आता। तो एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यू क्या आती? 5,5। और इससे आपको यूटिलिटी कितने की मिलती? 25 की। अब क्योंकि प्राइस ऑफ एक्सचेंज हो गया है,
अब आपको यूटिलिटी कितने की मिलेगी? आप बोलोगे सर अब हमारा जो एक्स्ट्रा होगा वो होगा m/2 px डैश, जो कि है 10/2 × 5 इज 10, ये हो जाएगा 1। वाई स्टार में कोई भी चेंज नहीं हुआ तो ये जगह 5। तो जो यूटिलिटी मिलेगी वो मिलेगी सर हमें 1 × 5 विच इज 5। पहले यूटिलिटी कितने की मिलती थी? 25। अब कितने की मिल रही है? 5। फिक्स कहता है कि देखो, मैं आपको चाहता हूं कि आपको सेम ही लेवल ऑफ यूटिलिटी मिले, विच इज 25। ठीक है, अभी कितनी यूटिलिटी होगी? डिक्रीज होगी 5। फिक्स कहता है कि मैं चाहता हूं आपको सेम यूटिलिटी मिले। याद रखना, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम। थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या होता है, बट अभी के लिए सिर्फ ये याद रखना कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ पूरे प्राइस इफेक्ट की बात नहीं कर रहे। तो ऐसे इस केस में हिक्स क्या कहता है, क्योंकि आपका प्राइस बढ़ा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हर्ट हुआ क्योंकि आपकी यूटिलिटी कम जा रही है, आई वॉन्ट टू कंपनसेट, मैं आपको कंपनसेट करना चाहता हूं थ्रू इनकम, मैं आपको कुछ इनकम दूंगा। क्योंकि मैं आपको कुछ इनकम दे रहा हूं, उससे क्या होगा, आपकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको कुछ इनकम दे रहा हूं, अब आपकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। और मैं चाहता हूं मैं आपको इतनी इनकम दूं सो दैट आपकी जो यूटिलिटी है वो दोबारा से 25 हो जाए। मैं आपको इतनी इनकम दूं सो दैट जो आपकी यूटिलिटी है वो दोबारा से 25 हो जाए। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कंपनसेटेड डिमांड। क्यों? क्योंकि अब हिक्स कह रहे हैं मैं आपको कंपनसेट कर रहा हूं थ्रू इनकम। प्राइस तो इंक्रीज हो गया बट आई एम कंपनसेटिंग यू थ्रू इनकम सो दैट आपको सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिले। अब इसको एक बार डायग्राम वाइज देखते हैं कि डायग्राम वाइज हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अब हम हमें प्राइस, मैं ना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पीएक्स को ना कम कर दूंगा। तो यहाँ पे कंपनसेटेड डिमांड क्या होगा, एम हमें देना पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगा एम। या फिर एक कम करते हैं, वही करते हैं, नहीं तो आप नहीं तो कंफ्यूज हो गए, एक सेकंड को वही करेंगे। पीएक्स को बढ़ाएंगे, उसकी वजह से आपकी यूटिलिटी कम होगी तो हम आपको एम देंगे सो दैट आप सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी अचीव कर पाओ। ठीक है बच्चे। अब क्योंकि पीएक्स बढ़ेगा तो हमारा जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है, जो कि px/py है, px बढ़ने के बाद वो स्टीपर हो जाएगा। सो बिफोर आफ्टर, बिफोर में वो स्टीपर हो जाए, सॉरी बिफोर में वो फ्लैटर होगा और आफ्टर में वो स्टीपर हो जाएगा, ये चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहले आप एक जो कर्व बनाओगे वो स्टीपर और एक फ्लैटर बनाओगे, जल्दी से बनाते हैं। ठीक है, और एक अब बनाएंगे थोड़ा सा स्टीपर, सॉरी थोड़ा सा और फ्लैटर ले लो, इसको ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल है बच्चे, m/py, m/px, यहाँ पे x, यहाँ पे y। ठीक है, अब ध्यान से देखना जो मैं यहाँ पे चीजें कर रहा हूं, नहीं तो बाद में दिक्कत आ जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि हिक्स ने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ इनकम दूंगा, तो ये हो गया m'/py। प्राइस ऑफ आई में कोई चेंज नहीं आया। ये वाला पॉइंट क्या बोलता है, यहाँ पे m भी बढ़ा है बट प्राइस ऑफ x भी बढ़ा है। क्लियर है? अब देखो मैं यहां से एक ही आईसी को पास करूंगा जो कि दोनों जगह टेंजेंट होना चाहिए, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए बनाना बट आई एम ट्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक टेंजेंसी पॉइंट ये रहा, एक टेंजेंसी पॉइंट ये रहा, और यहाँ पे ये है IC1 जो आपको एक कांस्टेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी दे रहा है, जिसको मैं बोल रहा हूँ U0। तो सपोज करो जब आप पहले ब्लू लाइन पे थे, जब आप पहले ब्लू लाइन पे थे, ये वाला आपका बजट लाइन था, तो यहाँ पे आप इतना एक्स लेते थे, इतना आप वाई लेते थे। जैसे ही प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया वैसी आपकी यूटिलिटी कम हो जाती, बट हमने आपको इनकम दे दी है।
सो दैट आप वही सेम यूटिलिटी ले पाओ। वही सेम का मतलब आप सेम आईसी पे हो, आप सेम इंडिफरेंस कर्व पे हो, और यहाँ पे क्योंकि टेंजेंसी क्रिएट हो रही है, तो ये आप लोगे अमाउंट ऑफ वाई, ये आप लोगे अमाउंट ऑफ एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये है मेरा वाई ए एक्स ए, इसको बोलो पॉइंट ए, ये है मेरा एक्स बी वाई बी, इसको बोलो पॉइंट बी। क्या बंडल ए और बी सेम आईसी पे हैं? बिल्कुल है सर। तो क्या बंडल ए और बी से मुझे सेम यूटिलिटी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सर, नो डाउट मिलेगी। तो ये जो एक्स बी है, जो मूवमेंट दे रहा है मुझे एक्स ए से एक्स बी, जहां पे मेरी यूटिलिटी सेम है, ये मुझे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बता रहा है। सिर्फ क्या बता रहा है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन द केस ऑफ एक्स। और यहीं से मेरा क्या आएगा? कंपेंसेटेड डिमांड। क्या आएगा बच्चे? कंपेंसेटेड डिमांड। अब वो कैसे बनाएंगे? इसके नीचे ही हम एक और बनाएंगे, और यहाँ पे नाम देंगे प्राइस ऑफ एक्स का, यहाँ पे देंगे डिमांड फॉर एक्स। तो याद रखना, प्राइस और एक्स का रिलेशनशिप क्या डिनोट करता है? डिमांड फंक्शन। अभी के लिए टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, मैंने ये सारी चीजें हटा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, सो दैट कंफ्यूजन कोई ना रहे बच्चे आपको, बट छोटा छोटा लिख देता हूँ, थोड़ा ऐसा मैंने लगा कि सर हम कहाँ पे, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो ये था हमारा एम डैश बाय पी एक्स डैश, ये था मेरा एम बाय पी एक्स, ये था मेरा एक्स ए, ये था मेरा एक्स पी। प्राइस कम हुआ था, तो पहले लिखते हैं ये पी एक्स, ये लिखते हैं प्राइस, सॉरी बड़ा था, ये पी एक्स डैश, ये पी एक्स। जब प्राइस पी एक्स था तो आप एक्स ए पे थे, राइट? तो ये रहा आपका एक्स ए, ये रहा आपका पॉइंट। जब प्राइस एक्स डैश हो गया तो आप एक्स भी कंज्यूम कर रहे हो, तो ये रहा आपका एक्स भी। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो आपके पास एक डिमांड कब बनेगा? अब ये स्ट्रेट लाइन होगा या फिर ये कर्व होगा, वो डिपेंड करता है कि इसकी इक्वेशन क्या आएगी, वो थोड़ी देर में करते हैं। ये आपका है डिमांड, जो कि कौन सा डिमांड है? कंपनसेटेड डिमांड। कौन सा डिमांड है? कंपेनसेटेड डिमांड। मैं यहाँ पे 30 सेकेंड्स का वेट कर रहा हूँ, बताओ यहाँ तक कोई कोई भी चीज में डाउट है बच्चे? रोशन बच्चे, क्या समझाना है एक बार और? कहाँ से समझाना है बच्चे? रोशन बच्चे, कहाँ से क्लियर हुआ आपको? बच्चे कुछ भी समझ नहीं आया यहाँ पे कि कैसे बनाया हम लोगों ने? रोशन, आप एक काम करोगे बच्चे, अभी के लिए ना, जो भी अभी तक हमने चीजें करी, एक बार इसको घर पे बैठ के दोबारा से देखना, उसके बाद देखना कि डाउट्स आ रहे कि नहीं आ रहे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि नहीं समझ आया या फिर कुछ ऐसा है। क्योंकि दोबारा से अगर मैं सेम चीज को एक्सप्लेन करूंगा ना बच्चे, तो इट विल टेक मोर टाइम टू कवर द सिलेबस। तो आप एक काम करना, एक बार घर बैठ के उसको दोबारा से देखना, अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है, हाँ जैसे कर्व में डाउट है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कर्व आया कैसे, या फिर वो लीड लाइन कैसे आएगी। बाकी फर्स्ट डायग्राम समझ आ गया बच्चे? ये वाला आपको समझ आ गया? मैं नीचे वाले डायग्राम को समझा देता हूँ। ये वाला समझ आ गया बच्चे आपको?
परफेक्ट। तो देखो, जब मेरा प्राइस पीएक्स था, पीएक्स मतलब ये वाला प्राइस, ये कहाँ पे है, ब्लू बजट लाइन पे है। तो मेरा डिमांड क्या था, एक्स से था। ये रहा मेरा एक्स से, देखो एग्जैक्टली इसके नीचे ले लिया मैंने। अब पीएक्स और एक्स से कहाँ पे मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे। जब मेरा प्राइस पीएक्स डैश था, ये रहा पीएक्स डैश, कौन सी बजट लाइन पे है, रेड बजट लाइन पे है। रेड बजट लाइन में मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ, एक्स बी कंज्यूम कर रहा हूँ। ये रहा मेरा एक्स बी बचे, ये रहा मेरा पीएक्स डैश। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देता हूँ, इस इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ देता हूँ, तो मुझे मिलेगा कंपनसेट डिमांड। और कुछ भी नहीं, यही था बच्चे, मुझे मिलेगा कंपनसेटेड डिमांड। क्लियर है। अब मैंने पूछा था कि ये जो मैंने लाइन बना दी यहाँ पे, ये लाइन होनी चाहिए, कर्व होना चाहिए। ये पता लगेगा जब हम उसकी इक्वेशन निकालेंगे, अभी तक इक्वेशन निकाली नहीं है। ये इक्वेशन निकालनी है हमने। बट ये क्लियर है हमें कि इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के हमें कंपनसेटेड डिमांड मिलेगा। ये क्लियर है रोशन? परफेक्ट। ठीक है। अब आगे चलते हैं कि सर ये वाली इक्वेशन आएगी कहां से। उसके लिए आपने अभी तक लिखा था, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से आपके पास आएगा मार्शेलियन डिमांड फंक्शन, वहां से इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, वहां से हमने निकाला था एक्सपेंडिचर फंक्शन। अब यहां से हम निकालेंगे कंपनसेटेड डिमांड इक्वेशन। यहां से निकालेंगे कंपनसेटेड डिमांड। सर कैसे निकालेंगे, जो आपके पास एक्सपेंडिचर फंक्शन है पी एक्स पी वाई और यूटिलिटी का। अगर चलो वेल की बात करते हैं, तो क्या आया था वेल में, 2 अंडर रूट V0 पी एक्स पी वाई। अगर आपको कंपनसेटेड डिमांड फॉर गुड एक्स निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप लिखो एक्स, यहां पे जो एक्स है वो किसका फंक्शन है, पी एक्स पी वाई एंड गिवन द लेवल ऑफ यूटिलिटी। ये आपका हिक्स कंपनसेटेड डिमांड है। हिक्स डिमांड, हिक्स डिमांड बोल दो या फिर हिक्स कंपनसेटेड डिमांड। वो आएगा जब आप डिफरेंशिएट करोगे एक्सपेंडिचर फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स निकाल रहे तो प्राइस ऑफ एक्स के साथ करोगे, वाई निकालते तो प्राइस ऑफ वाई के साथ करते। अब आंसर क्या आएगा, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स, व्हाट यू विल गेट, 2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट V0 पी एक्स पी वाई। अब क्योंकि पी एक्स मेरा जो है वो कांस्टेंट है, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो मैं इसको ना और इजी करता हूँ अभी के लिए, सो दैट वो चीजें आपको समझ आए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 V0 पी एक्स पी वाई होल रेस्ट पार हाफ, क्योंकि अंडर रूट है ना। तो सबसे पहले पार का होता है, तो पार का क्या होगा, हाफ का हो जाएगा 1/2, सो आगे 2 नीचे। उसके बाद V0 पी एक्स पी वाई हम करते हैं -1, हाफ -1, ये बचेगा माइनस हाफ यहाँ पे। उसके बाद हम करेंगे इसके अंदर का डिफरेंशिएशन, जो कि क्या होगा, अगर पी एक्स विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स करना है, तो ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट होंगे सिर्फ वही बचेंगे, तो लिखूंगा V0 पी वाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे, इसको हम नीचे लिख देते हैं, V0 डॉट पी वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट V0 पी एक्स पी वाई। अंडर रूट क्यों आया, क्योंकि इसकी पावर हाफ थी और हाफ को हम अंडर रूट लिख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको काटता हूं, इसको और इसको, तो ये ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि नीचे अंडर रूट से काट रहा हूं मैं। सो बचेगा क्या, V0 पी वाई बाय पी एक्स। तो ये आया x विच इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड V0, और ये क्या है, हिक्स। याद रखेंगे मार्शेलियन में इट इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड m, हिक्स में इट इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड V0। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे हम बच्चे, नहीं भूलेंगे इसको कभी भी। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई,
हिक्स वाले की, पी एक्स पी वाई एंड वी जीरो की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट वी जीरो पी वाई बाय पी एक्स। अब एक बार इसका स्लोप निकालते हैं। किसका स्लोप निकालना है? मैंने अभी कंपनसेटेड डिमांड निकाला था, तो ये प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए, डिमांड का स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी पी एक्स बाई डी एक्स। तो इसको पहले पी एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, तो एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी जीरो पी वाई बाई पी एक्स, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी जीरो पी वाई बाई पी एक्स। यहाँ पे लिखो पी एक्स विच इज इक्वल्स टू वी जीरो पी वाई एक्स स्क्वायर। अब निकाल लो डी पी एक्स बाई डी एक्स। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो, x माइनस टू। तो सबसे पहले पार का होता है, क्या आ जाएगा -2, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। सो वी जीरो पी वाई कांस्टेंट, और ये जगह -2 -1 इज -3, जगह -2 वी जीरो पी वाई एक्स टू द पावर 3। अब ध्यान से देखना इसको, माइनस साइन है तो नेगेटिव स्लोप होगा, बट क्या ये स्लोप कांस्टेंट है? द आंसर इज नो, स्लोप कांस्टेंट नहीं है। मैं मानता हूँ वी जीरो कांस्टेंट है, पी वाई कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, बट एक्स का कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे एक्स तो चेंज हो रहा है ना, हमारा जो डिमांड आएगा वो कुछ ऐसा सा आएगा ना, जहाँ पे कभी एक्स ये है, कभी एक्स ये है, कभी एक्स ये है। तो ये स्लोप कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। स्ट्रेट लाइन कब आती है? जब स्लोप कांस्टेंट होता है, कर्व बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये हमने क्यों निकाला, डिफरेंशिएशन क्यों करा? क्योंकि जस्ट टू सी कि लाइन बनेगा डिमांड या फिर कर्व। आपको इतने डिटेल में नहीं पूछेंगे वो, आपको सिर्फ बोलेंगे कि एक्स की वैल्यू निकालो, जो कि हमारी ये है एक्स की वैल्यू। सिमिलरली अगर आपको वाई की वैल्यू निकालनी है तो ये आपका होमवर्क है। क्लियर? यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकालोगे, और वाई की वैल्यू निकालोगे कैसे? एक्सपेंडिचर फंक्शन से। सर जब भी हमें एक्सपेंडिचर फंक्शन गिवन होगा, तो यहाँ से हमें जो एक्सपेंडिचर फंक्शन गिवन है वो है 2 अंडर रूट वी जीरो पी एक्स पी वाई। अगर मुझे वाई के लिए निकालना है तो सर बहुत इजी है, y इज इक्वल्स टू डेल ई बाई डेल पी वाई। सर मैं विद रिस्पेक्ट टू पी वाई डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो मुझे y हिक्स के y जो कि फंक्शन होगा पी एक्स पी वाई और यूटिलिटी, वो वैल्यू मिल जाएगी सर। क्लियर है या कोई डाउट है बच्चे? इज दैट क्लियर, या फिर कोई डाउट है बच्चे? परफेक्ट। अब हम आगे चल रहे हैं और बात करते हैं लैग्रेंज मल्टीप्लायर की थ्रू एक्सपेंडिचर फंक्शन। सो राइट डाउन एक्सपेंडिचर फंक्शन। एक्सपेंडिचर फंक्शन में हम क्या बोल रहे हैं? देखो जी, हमें करना है मिनिमम एक्सपेंडिचर गिवन द यूटिलिटी। यूटिलिटी गिवन क्या है? यूटिलिटी। क्या करना है? मिनिमम करना एक्सपेंडिचर को। जब हमें डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन गिवन था, तो वहां पे गिवन क्या था? बजट कंस्ट्रेंट गिवन था, तो हमें मैक्सिमाइज क्या करनी थी? यूटिलिटी, है ना? और गिवन क्या था? बजट कंस्ट्रेंट गिवन था, गिवन बजट कंस्ट्रेंट। तो जब यहाँ पे हम लैग्रेंज यूज करते थे तो क्या लिखते थे? जो चीज मैक्सिमाइज करनी है वो हमने मैक्सिमाइज करना था, वेल बिहेव्ड का यूटिलिटी फंक्शन। जो चीज गिवन है उसको ऐसे लिखते थे, है ना? और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते थे। यहाँ पे हमें क्या करना है? मिनिमाइज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है क्या हमारा? पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। तो लैग्रेंज कैसे सेट करेंगे? पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। ये मुझे क्या करना है? मिनिमाइज करना है। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट?
गिवन द यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है मेरी, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू, अगर मैं वैल्यू लू, नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस आएगा, जैसे एम माइनस लिखते थे, एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब लिखो डेल एल बाई डेल एक्स, जो कि होगा, यहां से आएगा पी एक्स, यहां से आएगा प्लस लैम्डा, और जब इसको करोगे तो बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, तो वाई को कांस्टेंट, तो बचेगा माइनस वाई, पुट दैट इक्वल्स टू जीरो। फिर करो डेल एल बाई डेल वाई, यहां से आएगा पी वाई प्लस लैम्डा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, और लास्ट करो डेल एल बाई डेल लैम्डा, जो कि आएगा यू जीरो माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू जीरो। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालो, तो यहां से आएगा लैम्डा पी एक्स बाय वाई, यहां से आएगा लैम्डा पी वाई बाय एक्स। क्योंकि ये दोनों लैम्डा सेम है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स बाय पी वाई। याद रखना, वही वही वाली इक्वेशन है। ये आपका एमआरएस होता था इन द केस ऑफ वेल बिहेव्ड, ये आपका बजट लाइन का स्लोप होता था, दोनों को इक्वेट कर दिया। यहां से वाई की वैल्यू निकालो, पी एक्स बाय पी वाई इंटू एक्स। ठीक है बच्चे, और ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो, पर इसको इक्वल टू जीरो करके क्या आएगा, यू डॉट इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। वाई की जगह ये पुट करो, तो यू डॉट इज इक्वल्स टू एक्स, वाई क्या है, पी एक्स बाय पी वाई इंटू एक्स। बचेगा क्या, यू डॉट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पी एक्स पी वाई। एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू डॉट पी वाई बाय पी एक्स। इसका अंडर रूट कर दो, क्या आएगा, इसका जैसे आप अंडर रूट करोगे, मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी जीरो पी वाई बाय पी एक्स। ये आपके पास एक्स की वैल्यू आई, जो कि हिट्स इन डिमांड है। क्या यही एक्स की वैल्यू आपके पास, एक बार ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपके पास एक्स की वैल्यू आई यहाँ से। वाई की वैल्यू के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करोगे, आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी, याद रखना वो भी एक्स की मिलेगी। तो यहां से आपको जो एक्स की वैल्यू मिली, और यहां से आपको जो एक्स की वैल्यू मिली थी, कहाँ गई बच्चे वो, ये रही। क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है सर ये तो यही मैं आपको बोल रहा था कि सेम वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। ठीक है, आपका जो होमवर्क है वो आप करोगे बाकी के रिमेनिंग 7 डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शन के साथ, जो भी हमने अभी तक ऑपरेशंस करे हैं। अब इसकी एक बार प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर फंक्शंस, एक सेकंड बच्चे, ओके। द एक्सपेंडिचर फंक्शन, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहीं फटाफट। ओके, the expenditure function is related concept that measures the minimum amount of money required to achieve given level of utility। minimum money, क्योंकि हम minimum क्या करे हैं, expenditure, what is expenditure, income given the prices of goods। it effectively answers the question how much income does a consumer need to reach a certain level of satisfaction। क्यों, क्योंकि मुझे यूटिलिटी गिवन है, तो टू रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ यूटिलिटी मुझे कितना मिनिमम इनकम चाहिए, गिवन द प्राइजेस। फॉर्मली द कंज्यूमर हैज डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन व्हिच इज गिवन एज दिस, जो कि हमें पता है, एंड फेसेस प्राइस व्हिच इज इक्वल्स टू दिस, ये भी पता है। देन द एक्सपेंडिचर फंक्शन व्हिच इज दिस इज डिफाइंड एज मिनिमम ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि हमने ये लिया था पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, सच दैट योर यूटिलिटी इज इक्वल्स टू यू स्टार। यू स्टार का मतलब ये गिवन है हमें। In this case, U star is target level of utility the consumer wishes to achieve. The expenditure function reflect how much money the consumer needs to reach the utility level as price change। The expenditure function reflects how much money the consumer needs to reach the utility level as price changes। ठीक है बच्चे।
फिर से बोल रहे हैं, द एक्सपेंडिचर फंक्शन रिफ्लेक्ट्स हाउ मच मनी द कंज्यूमर नीड्स टू रीच द यूटिलिटी लेवल एज प्राइस चेंजेस। तो एक्सपेंडिचर फंक्शन में क्या बताता है, अगर मेरा प्राइस कम या ज्यादा हो जाता है तो एक्सपेंडिचर फंक्शन मुझे ये बताता है कि मुझे कितना इनकम चाहिए टू रीच द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ध्यान से। देखो, एक्सपेंडिचर वेल बिहेव की बात कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या है हमारा, आ, ये एक सेकंड बच्चे रुकना। 2 √V0 PX PY। अगर मैं आपको बोलता हूँ V0 आपका 100 है, PX आपको 25 है, PY आपका 25 है, तो अभी आपका एक्सपेंडिचर कितना है? आप बोलोगे सर सॉरी, यहाँ पे यू आएगा बच्चे, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया। आप बोलोगे सर ये हो गया V25, ये हो गया 100 × 25 × 25, तो ये आएगा हमारे पास आंसर। इसको ऐसे करते हैं, ये आएगा 2, ये आएगा 10, इसके लिए 10, इसके लिए आएगा 5, इसके लिए भी आएगा 5। सो ये हो जाएगा 10 × 5 50, 50 × 2 100, 100 × 5 500। तो मुझे अगर यूटिलिटी चाहिए 100 की, और अगर मेरे प्राइसेस ये हैं, तो मुझे 500 का एक्सपेंडिचर, 500 का इनकम चाहिए। बट अगर मैं पीएक्स को बढ़ा के यहाँ पे 36 कर देता हूँ, तो मुझे कितनी इनकम चाहिए होगी टू गेट द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी? तो आप बोलोगे सर ये भी इजी है। सो टू यू आपको यूटिलिटी चाहिए 100 की। अब आपका प्राइस ऑफ एक्स हो गया 36, प्राइस ऑफ 5 वही है, तो जगह 2 × 10, इसके लिए 10, इसके लिए 6, इसके लिए 5, 2 × 10 × 5, ये हो गया आपका 100 × 6 बचा, आया आंसर 600। तो पहले आंसर था 500, अब आंसर है 600। तो अगर मुझे सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी चाहिए, तो मुझे कितना इनकम चाहिए होगा, हम वो इनकम ए से फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चे। क्लियर है? ठीक है बच्चे, तो ये बात होगी एक्सपेंडिचर फंक्शन की। अब यहाँ पे ना मैंने आपके लिए एक चीज ये उसी बुक से ली है, निकलसन से ली है। सो ये है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, ये है ड्युअलिटी। बेसिकली हम एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज कर रहे हैं। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन में आप यूटिलिटी मैक्सिमाइज करते हो सच दैट यहाँ पे आई इनकम को डिनोट कर रहा है, दिस इज योर बजट कंस्ट्रेंट। यहाँ से आपको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन मिलता है, वहां से आपको रॉ आइडेंटिटी से वापस से मार्शल डिमांड फंक्शन मिल जाता है। जब आप मिनिमाइज करते हो तो आपको एक्सपेंडिचर फंक्शन मिलता है, वहां से आपको कंपनसेटेड डिमांड मिलता है। ठीक है, और उसको हम शेफर्ड लेमा बोलते हैं। शेफर्ड लेमा क्या है, जब आप एक्सपेंडिचर फंक्शन से एक्स की वैल्यू निकालते हो तो उसको शेफर्ड लेमा बोलते हैं। ये कौन सा एक्सपेंडिचर फंक्शन है, जो कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से निकाला था, और उसके बाद जब हम उसको डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं शेफर्ड लेमा। उस प्रोसेस को बोलते हैं शेफर्ड लेमा। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी बच्चे जो कि वो पूछ सकते हैं। ये मास्टर लेवल की चीजें बता दी आपको, ग्रेजुएशन में चीजें नहीं करवाते। ठीक है, इससे ऊपर वो नहीं पूछेंगे। तो क्वेश्चन आता है सर इससे ऊपर वो क्या पूछ सकते हैं, इससे ऊपर वो सिर्फ यूटिलिटी फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। और वो तुम्हें कैसे पता लगेगा, बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। क्लियर है? अभी वाली क्लास तक जितना भी हमने आज किया है, आज वाली क्लास को बच्चे दोबारा देखना, क्योंकि थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हमने डिस्कस करे हैं। ठीक है, पर अभी तक बताओ, अभी तक सब कुछ क्लियर है या फिर कोई डाउट है? क्लियर? ठीक है बच्चे, कूल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, एंड आई विल मीट यू ऑन, नॉट मंडे, आई विल मीट यू ऑन ट्यूसडे। मंडे को राखी है बच्चे, मैं आपसे ट्यूसडे मिलूंगा। ठीक है? हाँ बच्चे, रोशन पूछो बच्चे, क्या डाउट है? अब तक सिलेबस का के अकॉर्डिंग हम क्या क्या कर लिए हैं क्या? बच्चे हम कार्डिनल मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं पूछी जा रही। बच्चे मैंने आपको पहले भी आंसर दिया था, वो आप
खुद से पढ़ोगे वेरिएंस से। मैं आपको वो सारी चीजें कवर करा रहा हूँ जो कि वो पूछते हैं। सिलेबस में तो उन्होंने हर चीज लिख दी है कि ये देखो ये आएगा ये आएगा। आता नहीं है। ठीक है। जो आता है हम वो चीजें डिटेल में कर रहे हैं बच्चे। अगर हम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लेके करने लग गए तो हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कवर कर पाएंगे, जो कि है माइक्रो या फिर होगा मैक्रो या फिर होगा इकोट्रिक्स। ये कंपटीशन वाला एग्जाम है, यहाँ पे हमें फोकस क्या करना है कि ठीक है यहाँ इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस की वैसे प्रैक्टिस करनी है। वहां पे आपको थ्योरी क्वेश्चंस नहीं मिल रहे कि बताओ कि मार्जिनल यूटिलिटी और कार्डिनल में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज और कैसे फाइंड आउट करें, ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे बच्चा को। और आपको रोशन बिल्कुल भी सॉरी करने की जरूरत नहीं है, आप स्टूडेंट हो। आपका हक बनता है पूरा पूरा मेरे से सारे डाउट्स क्लियर करने का। आप जितनी बार पूछोगे मैं आपको आराम से आंसर दूंगा। बट मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ, सो देर इज नो नीड टू आस्क क्वेश्चन, उसके लिए आप सॉरी बोल रहे हो। ये तो बिल्कुल नहीं करना बच्चा, आपको पूरा पूरा हक बनता है। आप जितने मर्जी क्वेश्चन पूछो, आप पूछ सकते हो। राइट, और आपको पूछने चाहिए। तो उसके लिए सॉरी कभी भी मुझे क्या किसी और को मत बोलना। क्योंकि अगर हमें एक बड़ा इंसान बनना है, वो तभी बन पाएंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को क्लियर कर पाएंगे। डाउट्स नहीं रहने चाहिए बच्चे आपके। ठीक है। तो बिंदास जितना क्वेश्चन पूछना है उतना क्वेश्चन पूछो, दोबारा पूछो, कोई बात नहीं। मैं उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा हूँ वो मेरे पर डिपेंड करता है, बट मैं आपके सारे क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करूंगा। मेक श्योर दैट कि जो भी हम चीजें कर रहे हैं उस चीजों से नीचे या ऊपर वो नहीं पूछेंगे। 90% यही सेम चीजें आएंगी। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट रहता, 10 to 15% डिफरेंशिएटर होता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम चीजें नहीं पूछ पाते कभी कभी, और उनको थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न भी चेंज करना होता है। बट रेस्ट 85 to 90% चीजें आपको वही मिलेंगी जो हम कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। ठीक है। कूल बच्चे। टेक केयर। बाय।